नम नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखेंगे अरिहंत प्रकाशन विज्ञान का जो कैप्सूल था रिटन नोट, ये हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे। तो पहला एक दिन में एक चैप्टर होता है। तो भौतिक राशियाँ मात्रक देख लिए थे, गति देख लिए थे, बल तथा गति के नियम देख रहे थे, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा देख रहे थे, गुरुत्वाकर्षण देख लिए थे, पदार्थ का यांत्रिक गुण देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे ताप, ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पे। ये रहा आपका चैप्टर, ताप, ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी। ओके, ताप, ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी, ये हम लोग को देखना है। देखिए, ताप, ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी पहले देखेंगे। ताप क्या है, ऊष्मा क्या है और ऊष्मागतिकी के कुछ नियम। इतना में चैप्टर हो जाएगा खत्म। देखिए, ताप क्या होता है, तो पदार्थ को गर्म तथा ठंडे होने की माप। ताप क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक वैल्यू है, ठीक है। ताप क्या है, जैसे लिखते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, ये आपका एक वैल्यू है, इसी को ताप कहते हैं। और जो हम लोग फील करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम आग के पास बैठे हैं, तो हम लोग को हाथ ऐसे लगाते हैं तो हमें ऊष्मा जैसा फील होता है, ये गर्माहट जैसी फील होती है, तो उस गर्माहट को हम लोग ऊष्मा कहते हैं। ये ऊष्मा कितना है, ये ऊष्मा कितना है, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है, कितना है, उसको ताप कहते हैं। तो ऊष्मा को इतना माप देंगे तो क्या कहेंगे, ताप कहेंगे। ओके, जैसे मूल राशियों को नापने के लिए मूल मात्रक थे, वैसे ऊष्मा को मापने के लिए ताप है। तो इसमें ज़्यादा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो ताप, ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी में पदार्थ के गर्म तथा ठंडे होने का ये माप होता है। माप इसको मापते हैं तापमापी से, थर्मामीटर से, ठीक है। आपने देखा होगा एक गाना भी था, लगा के थर्मामीटर। तो ये तापमापी, यही थर्मामीटर यानी ताप मापा जाता है। इसका मात्रक, एसआई मात्रक जो है उसको केल्विन में होता है। ओके, जो इसका एसआई मात्रक है केल्विन होता है। और ऊर्जा स्थानांतरण का कारण यही होता है, क्योंकि ताप अगर एक का ज़्यादा रहेगा एक कम रहेगा तो ऊर्जा स्थानांतरित होने लगेगी। देखिए यहाँ पर दिया है कि एक हॉट है और एक कोल्ड है, तो हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगी, जब तक जाती रहेगी जब तक दोनों का इक्वल ना हो जाए। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ये देखिए, अब ताप को भी कई प्रकार से नापा जाता है, यानी एक तरह से कह लीजिए कि आप इसके कई मात्रक होते हैं। ताप के क्या होते हैं, कई मात्रक होते हैं। जैसे में इसको सेल्सियस में भी हम लोग नाप सकते हैं, हालांकि ये सभी लोग एक ही नहीं नापते हैं। जैसे कि किसी के लिए सेल्सियस इंपॉर्टेंट है तो किसी के लिए फ़ारेनहाइट है, किसी के लिए र्यूमर है, किसी के लिए केल्विन है, किसी के लिए रेकाइन है। तो सब लोग अलग अलग, जैसे डॉक्टर फ़ारेनहाइट यूज करता है, तो कुछ लोग रसायन में सेल्सियस यूज होता है, वैज्ञानिक लोग कुछ और यूज करते हैं। ओके, या सबका यूज करते हैं। तो देखिए, सेल्सियस का न्यूनतम 0.0 डिग्री सेल्सियस होता है और ये मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है और सबसे मैक्सिमम में नाप सकता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। र्यूमर जो होता है 0 डिग्री पर होता है और 80 डिग्री र्यूमर मैक्सिमम होता है। ऐसे ही केल्विन 273 डिग्री केल्विन न्यूनतम होता है, 373 डिग्री केल्विन मैक्सिमम होता है। ये देखिए उसी का भाग दिया है कि जैसे 373 में से 273 घटा देंगे तो कितने खाने आएंगे, तो 100। ऐसे ही इसका 80, इसका 180, इसका 100। ऐसे ही रेकाइन होता है, रेकाइन का 492 रेकाइन होता है न्यूनतम, और 672 रेकाइन होता है अधिकतम। इसका होता है 180 भाग होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि अब इसमें सब में संबंध आपस में पूछता है कि अगर मान लीजिए कोई दे देगा सेल्सियस में, कहेगा कि बताओ फ़ारेनहाइट में कितना होगा, र्यूमर में दे देगा, बोलेगा कि सेल्सियस। अक्सर करके हम लोग 3 का ज़्यादा यूज करते हैं, इसमें से 3 का ज़्यादा यूज करते हैं। 3 में कौन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। ओके, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, इनको नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, लेकिन ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करते हैं, जब संबंध निकालते हैं तो इसका, जैसे मान लीजिए ये सेल्सियस है तो सेल्सियस में न्यूनतम वाला घटा के नीचे भागों की संख्या, मतलब कितने, जैसे 100 इसमें भाग हैं तो 100 कर देते हैं। वैसे ही फ़ारेनहाइट में न्यूनतम होता है फ़ारेन, तो 32 हो गया। सॉरी, एक सेकेंड, सॉरी, एक कॉल आ गया है। हेलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बीच में से उठाया हूँ।
हाँ देखिए, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। तो इसमें देखिए, सॉरी वो फ़ोन डिस्टर्ब कर दिया, आप लोग को भी सॉरी। तो ये देखिए C-0/100, फिर फ़ारेनहाइट में F-32/180। और वैसे ही केल्विन में र्यूमर कर लेंगे तो R-0/80, फिर K-273/100 और RA-492/180। हमें तीन का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक इसका और एक इसका। अब ऐसे कर सकते हैं कि हमें तीन चाहिए, तीन में क्या चाहिए, C-0/100 बराबर F-32/180। ये सब क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक 32, अरे सॉरी 180 बराबर के माइनस 273/100। ओके, तो ये देखिए ईदी का आपस में हम लोग को देखना है। अगर नीचे अगर चाहेंगे कटाना तो कट भी सकता है। ये 5 से, एक एक जीरो से तो सब में पहले कट जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 पचे 10, 2 नवा 18 और 2 पचे 10। यानी आपका फार्मूला आएगा, सी में से तो जीरो जाएगा तो वही आएगा सबका। तो C/5 इक्वल टू F-32/9 बराबर K-273, समझ जाइएगा, बटा में 5। ये आएगा आपका फार्मूला बन के, अगर करेंगे तो। ओके, ये आ जाएगा। अब देखिए, अब कुछ इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसे जरूर आप ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत काम आएगा। परम शून्य ताप किसे कहते हैं, तो परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्सर करके 273 कितना लोग याद करते हैं। एक बार सीटेट की परीक्षा में पूछ दिया था कि 273 -0.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये पॉइंट वाला भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जरूर इंपॉर्टेंट है, पूछता है। हाँ, कभी कभी पूछता है कि वो कौन सा ताप है जिस पर डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट दोनों बराबर रहता है। तो -40 डिग्री जो सेल्सियस है ना, उस पर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आता है। इस फार्मूला पर आप लोग चाहेंगे तो रख के प्रूव कर सकते हैं। सी के पास -40 और एफ के पास -40 रखिएगा, देखिएगा कट के दोनों बराबर आएगा। ओके, या करके दिखाऊं क्या, जाने दीजिए लंबा हो जाएगा, अब खुद कर लीजिएगा। हाँ, देखिए कि डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और केल्विन बराबर होता है तो 574.25 डिग्री फ़ारेनहाइट। 25 नहीं पढ़ना चाहिए, 2.25 पढ़ना चाहिए, लेकिन ठीक है, हम लोग को पढ़ने से मतलब है। तो 574.25 डिग्री फ़ारेनहाइट और इतना ही केल्विन में। ओके, और फ़ारेनहाइट और ये क्या बोलते हैं र्यूमर में, तो -25.6 फ़ारेनहाइट और इतना ही -25.6 डिग्री र्यूमर। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में बराबर रहता है। तो ये बात जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि -40 वाला इससे ज़्यादा पूछता है, इन सबको थोड़ा कम पूछता है, लेकिन अब नया पूछ सकता है। 574.25 है -25 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, मानव शरीर का ताप कितना रहता है भाई, तो देखिए पूछता है डिग्री सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में ज़्यादा पूछता है तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में पूछ देगा तो 310.5 केल्विन। अगर इसमें से कोई एक भी याद है तो आपको बदल के भी निकाल सकते हैं। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में इतना होता है। ओके, अब जैसे मैं एक उदाहरण दिया है कि 60 फ़ारेनहाइट ताप को केल्विन में व्यक्त कीजिए। अब 60 फ़ारेनहाइट क्या है, तो आपको पता है फार्मूला हम लोगों ने क्या बताया था, F-32/9 बराबर केल्विन K-273 कितना था, 180 100 इसका था ना, तो इसका 5 था। ओके, तो अभी 60 फ़ारेनहाइट दिया है तो 60 में से यहाँ पर एफ की जगह 60 रख देते हैं। 60 -32/9 इक्वल टू K-273/5। ओके, तो ये कितना हो जाएगा,
60 में से 32 गया तो बचेगा 28। 28/9 इक्वल टू के माइनस 273/5। तो यहाँ से अगर आप कट करेंगे, कट नहीं होगा तो 5 का गुणा कर दीजिए। 5 का गुणा कर देंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो कुल मिला के का वैल्यू आएगा 288.5 केल्विन। ठीक है, 288.5 केल्विन। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऊष्मा क्या होती है। तो ऊष्मा हम बताए ना, ऊष्मा को नापता है ताप, और ऊष्मा एक तरह का ऊर्जा का रूप होता है जिसे हम लोग महसूस करते हैं। तो ऊर्जा का ये रूप है। तापांतरण के कारण, मतलब कि ताप में अगर अंतर रहेगा, एक गर्म एक ठंडी वस्तु है, तो इसका स्थानांतरण होता है। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या होता है? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या होता है? तो देखिए जे बराबर W/Q होता है, यानी जूल पर कैलोरी। 4.186 जूल पर कैलोरी होता है यांत्रिक तुल्यांक। मात्रक इसका ऐसा ही होता है, जूल पर कैलोरी। जबकि एक ब्रिटिश थर्मल से पूछता है, एक BTU, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितना कैलोरी होता है? तो 252 कैलोरी होता है। ये आपको बात ध्यान रखना है। अब देखिए विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है। तो एकांक द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, जैसे मान लीजिए कोई भी 1 लीटर पानी है या 1 kg या जो भी है, एक है, ठीक है, एकांक में है, यूनिट में, उसका 1 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए जितना आपको ऊष्मा चाहिए उसी को बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। इसका फार्मूला होता है Q बराबर MS∆T। देखिए ये तापांतर, मतलब कि कितना से कितना बढ़ाए। यहाँ पर दिया भी है कि ताप में वृद्धि आप कितना से कितना मतलब वृद्धि किए। ये विशिष्ट ऊष्मा, ये है द्रव्यमान, ये है इसकी आवश्यक ऊष्मा कितना आपने लगा। तो इसको ऐसे लिख दिया है कि Q बराबर M∆T। तो बात यही है जिससे हमें इससे ज़्यादा याद रहता है, Q बराबर MS∆T। मैं ऐसे ही लिख दिया। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा? तो इसको पता है कि आपका मात्रक जूल होगा, इसका केजी होगा, इसका डिग्री सेल्सियस होगा। तो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ये हो गया SI। जूल का हो जाएगा CGS में कैलोरी, केजी का ग्राम, और डिग्री सेल्सियस का डिग्री सेल्सियस है, तो CGS में लगेगा तो कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ओके, इसमें थोड़ा लग रहा है कुछ ज़्यादा ज्ञान की बात हो गई है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। हालांकि इसका काम ही है कि थोड़ा कम में ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करना इस बुक का। अब देखिए आगे क्या है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जुकाम हो गया है। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, जो जल का होता है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 14,182 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, या इसको अगर उसमें बदलेंगे तो लिया है कि 1 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर 14,182 दिया है, ठीक। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर आगे देखिए, रोगी जिसके कारण, अब इसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है तो इसका यूज क्या किया जाता है? तो रोगी की सेकाई गर्म पानी के बोतल से की जाती है, क्योंकि वो जल्दी लेगा तो जल्दी ठंडे नहीं होगा। ओके, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा रहेगी उतने ज़्यादा गर्म होने में टाइम लगेगा, उतने ज़्यादा टाइम लगेगा ठंडा होने में। किसान फसलों को पालों से बचाने के लिए भी खेत में पानी डाल देते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। और गाड़ी के ईंधन को ठंडा करने के लिए भी रेडिएटर में जो आगे नहीं होता है रेडिएटर जालीदार जैसा काला, उसमें पानी भरा जाता है कि इसे ठंडा रहे। अब तो इसका ज़माना जा रहा है, अब उसकी जगह कूलें आ रहा है, लेकिन पहले हो रहा था। अब देखिए कैलोरीमिति का सिद्धांत, इसमें पढ़ेंगे हम लोग कैलोरीमिति का सिद्धांत। कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या होता है कि गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा और ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा दोनों बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी के पास 10 है एनर्जी, कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु आपकी ए है, ये वस्तु आपकी बी है, इसका 10 है, इसका 8 है। तो मान लीजिए कि इसे साम्यावस्था में आने के लिए, बराबर आने के लिए
इसको 1 डिग्री सेल्सियस दे देगा तो दोनों 9 पे हो जाएगा। ओके, दोनों 9 पे हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि वस्तु ए द्वारा दी गई वस्तु अब बी द्वारा ली गई ली गई ताप जो होता है बराबर होता है। इसी को कैलोरीमीटर का सिद्धांत कहते हैं। एकदम तो आपको तो अभी चुटपुटिया लग रहा होगा, लेकिन जब खोज नहीं हुआ था तब किसी को पता नहीं था। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है क्वेश्चन। क्या दिया है भाई? किसी धातु के 2 kg के पिंड, एम दे दिया है 2 kg, 2 kg दे दिया है 30 डिग्री से 100 डिग्री, यानी डेल्टा टी कितना बढ़ा रहा है भाई? 100 में से 30 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 70 डिग्री सेल्सियस। करने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा की गणना कीजिए, यानी क्यों पूछ रहा है? आवश्यक ऊर्जा यही थी ना। यदि धातु की विशिष्ट ऊष्मा यश दे दिया है इतना, देखिए 300 जूल पर। तो आपको भी पता है क्यू बराबर मैंने बताया था MS डेल्टा टी। बस एम का वैल्यू दिया, एस का वैल्यू दिया है, डेल्टा टी का वैल्यू दिया है। देखिए यहाँ पे सी से भी इसको दिखाते हैं, कभी कभी एस से भी दिखाते हैं। तो 2 × 300 × 70 बराबर 4.2 इंटू 10⁴ जूल, है कि नहीं? अब देखिए उसमें प्रसार देखते हैं हम लोग। उसमें प्रसार क्या होता है? ऊष्मा का प्रसार, जैसे ऊष्मा फैलेगी उसी को कहते हैं ऊष्मीय प्रसार। सिंपल सी बात, उसमें जो ऊष्मा फैलेगी उसी को बोलते हैं हम लोग ऊष्मीय प्रसार। ओके, तो ऊष्मा ग्रहण कर पदार्थों का प्रसार होना। ऊष्मा ग्रहण करके जब कोई पदार्थ प्रसार करने लगता है या पदार्थों में ऊष्मा का प्रसार होता है, बढ़ती है आगे, उसी को कहते हैं ऊष्मा प्रसार। तो देखिए ठोस में आपका 2 प्रकार से होता है। या तो रेखीय प्रसार गुणांक होगा, मतलब कि सीधा एक लाइन में, जैसे छड़ में रेखीय प्रसार गुणांक होला, दोनों सिरा पर बढ़ता है। फिर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होगा? इसे बीटा से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक लोहे की चद्दर है तो इसका लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ेगी। आयतन गुणांक क्या होता है? आयतन प्रसार गुणांक, मान लीजिए कोई घनाकार वस्तु है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो उसको ताप देंगे तो तीनों दिशाओं में बढ़ेगी, तो उसको बोलते हैं कि रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। अब इसका फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला यही होता है कि कितना वृद्धि हुई या प्रारंभिक, मतलब कितना बढ़ा। जैसे मान लीजिए 10 से 12 हुआ लंबाई, तो 2 वृद्धि हुई। अब प्रारंभिक कितनी थी? यल 10, और ये तापांतर, मतलब कितना ताप में बढ़ा। जैसे 10 से 20 में बढ़ा, तो मान लीजिए कि 10 से 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, तभी बढ़ा, तो यानी 2 डिग्री इसका हो गया तापांतर। तो ये बात रखिए। ऐसे ही मान लीजिए कि लंबाई वाला में लंबाई लेंगे, एरिया वाला में क्षेत्रीय वाला में एरिया लेंगे, और आयतन वाला में आयतन लेंगे, और इस फार्मूला आपका रहेगा सेम। ये आप लोग को पता होगा, क्योंकि हम लोग तो रिवीजन कर रहे हैं, तो आप लोग को पता ही होगा। हाँ, इन तीनों में संबंध का होता है अल्फा बीटा गामा में। तो अल्फा बीटा गामा में 1 संबंधित 2 संबंधित 3 का अनुपात होता है। मात्रक क्या होता है? प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों? क्योंकि इसके मान लीजिए कि मीटर होगा मात्रक, इसका भी मीटर होगा, तो मीटर कट जाएगा, तो प्रति या इसका डिग्री सेल्सियस ही बचेगा आपका मात्रक। तो इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है तीनों का। ओके, तो अब देखिए द्रव में कैसे होता है इसका प्रसार। ठोस में तो बता दिया, अब द्रव में कैसे होता है भाई? तो अच्छा, द्रव में देखिए जल का दिया है, थोड़ा जल का देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। देखिए जल का असमान व्यवहार क्यों है? थोड़ा जल अपवाद में आता है। जैसे सबका है कि बढ़ते हैं, तो ये क्या होता है कि 0 डिग्री से 4 डिग्री तक जाएगा ना, तो पहले अपने आप को सिकुड़ता है, फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद बढ़ता है। जबकि सामान्य कोई भी पदार्थ है उसको ताप देंगे तो बढ़ेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। 0 से 4 डिग्री तक ताप बढ़ाने पर आयतन में कमी होती है, यानी सिकुड़ता है। इसीलिए 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर इसके आयतन में वृद्धि आती है। ओके, और देखिए 4 डिग्री पर जल का आयतन न्यूनतम होने के कारण जल का घनत्व अधिकतम होता है। ये पहले ही मैंने बोल दिया था। इसलिए ठंडे प्रदेशों में तालाब में पानी जम जाने के बाद भी उनकी मछलियां जीवित रहती हैं। ऊपर बर्फ ढक जाता है, लेकिन नीचे क्या बोलते हैं कि पानी बना रहता है, इसी के कारण। अब देखिए गैसों में भाई, गैसों में क्या होता है? तो उच्चतम आयतन प्रसार, उच्चतम आयतन प्रसार, उच्चतम आयतन प्रसार इसमें होता है कि गामा पी बाई या गामा भी बाई बराबर आयतन बराबर गामा पी या भी इक्वल टू होता है 1/T
टी और कोष्टक में 273.150 डिग्री सेल्सियस। तो हो गया ये, गैसों में उच्चतम प्रसार यहाँ तक हो सकता है। ठीक, अब देखिए अवस्था परिवर्तन तो ठोस का अगर द्रव में होगा तो उसको गलन कहते हैं, अगर द्रव का ठोस में होगा तो इसे ये क्या लिखा है भाई, संघनन बोलते हैं शायद, इसका हिमायन बोलते हैं, सॉरी संघनन हिमायन बोलते हैं, हिमायन शायद लिखा है, हिमायन नहीं तो होगा, तो हिमायन बोलते हैं। और ये अगर ये क्या बोलते हैं, द्रव का गैस में जाता है उसे वाष्पन या क्वथन बोलते हैं, अगर गैस आता है द्रव में तो उसे संघनन या द्रवण बोलते हैं। ओके, अगर गैस आता है द्रव में तब संघनन बोलते हैं, द्रव ठोस में जाता है तो उसे हिमायन बोलते हैं। और ठोस अगर डायरेक्ट द्रव में न बदल के सीधा चले जाए गैस में तो उसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अगर गैस कुछ ऐसे पदार्थ भी है जो गैस से सीधा ठोस में आते हैं, द्रव में नहीं जाते हैं, तो उन्हें हम लोग रिवर्स ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्स ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, इसी को निक्षेपण बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड आपका है CO2 है, ये क्या है कि ये सीधे डायरेक्ट अगर ठंडा करते हैं तो गैस से सीधा ठोस में आ जाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। देखिए इसमें दिया एक बार त्रिक बिंदु क्या होता है कि ऐसा ताप जिसपे ठोस, द्रव और गैस तीनों स्थिति दिखाई दे उसको बोलते हैं त्रिक बिंदु। जैसे जल का जो है, जल का त्रिक बिंदु होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, या इससे अगर केल्विन में नापे तो 273.16 केल्विन होता है। इसका त्रिक बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये कभी पूछ देता है कि जल का त्रिक बिंदु कितना होता है, तो 0.01 डिग्री सेल्सियस, हालांकि कितना जगह तो सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस मार देता है लोग, उतना ही दिया रहता है, एक्यूरेट ये रहता है, और ये 273.16 केल्विन होता है। ओके, आपको ये बात ध्यान रखना है। फिर देखिए गलनांक क्या होता है, तो वह निश्चित ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलता है। ओके, वह निश्चित ताप जिसमें ठोस क्या किस में बदलता है, आपको द्रव में बदलता है। सॉरी, ये क्या हो रहा है भाई, अरे क्या हो रहा है, ठीक है, ये वह निश्चित ताप जिसपे क्या जब कोई ठोस द्रव में बदलता है तो उसे उस ताप को हम लोग गलनांक बोलते हैं। क्वथनांक क्या होता है, जब जिस ताप पर द्रव वाष्प में बदलता है उसे क्वथनांक बोलते हैं। क्वथनांक का मतलब समझिए आप, कुल मिलाकर उबलना। हिमांक क्या होता है, तो जिस पर द्रव ठोस में बदल जाता है यानी जम जाता है उसको हिमांक बोलते हैं। वही दिया था यहाँ पे, क्या गया ऊपर, ये देखिए हिमायन या हिमांक, ठीक है। और फिर द्रवणांक किसे बोलते हैं, तो जिस पर वाष्प द्रव में बदल जाता है। ओके, उसी को संघनन भी बोलते हैं, यहाँ पर दिया है संघनन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट की दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि दाब बढ़ाने पर बल्ब का गलनांक कम हो जाता है, अगर दाब बढ़ा देंगे तो गलनांक कम हो जाएगा, अगर दाब बढ़ा देंगे तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है, तथा दाब कम करने पर क्वथनांक भी घट जाता है। अशुद्धि मिलाने पर भी क्वथनांक बढ़ता है। त्रिक बिंदु क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस तीनों साम्य हो, मतलब कि तीनों अवस्था में देखा जा सके किसी भी वस्तु को उस डिग्री। देखिए जल का यहाँ पर दिया है 273.16 जो केल्विन, जो पहले ही मैं बता चुका हूँ, 0.01 डिग्री सेल्सियस ये भी होता है आपका। ओके, गुप्त उष्मा क्या होती है भाई, तो देखिए अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा, जैसे मान लीजिए द्रव है उसे जाना है वाष्प में, तो अब उसको अवस्था को परिवर्तन करने के से पहले ही अपने अंदर कुछ उष्मा रख लेती है, क्योंकि उतना उष्मा रख लेगी तभी वो अपना अवस्था परिवर्तन करेगी, उसी को कहते हैं हम लोग गुप्त उष्मा, ठीक है। लेटेंट हीट, उसका मात्रक होता है Q/m, यानी Q का पता है आपको, मात्रक होता है आपका कैलो जूल, इसका होता है kg, तो जूल पर kg हो जाएगा इसका SI मात्रक। और इसमें लेंगे क्या नाम है, क्या बोलते हैं भाई,
ऐसे CGS में लेंगे तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका। ओके, तो जूल पर केजी या कैलोरी पर केजी हो जाएगा। ओके, अब प्रकार में क्या है, तो गलन की गुप्त ऊष्मा यानी ठोस से जब द्रव में बदलेगा तब भी कुछ अपने अंदर रखेगा, क्योंकि अवस्था परिवर्तन हो रहा है, या द्रव से जब गैस में बदलेगा तब भी कुछ लगेगा। ये वाटर का दिया हुआ है कि देखिए, अगर बर्फ है, बर्फ से जब वाटर में जाता है तो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, और जब द्रव से गैस में जाता है तो 540 केल्विन पर ग्राम होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों चीज़। अब देखिए ऊष्मा का स्थानांतर कैसे होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ऊष्मा जाती कैसी है, स्थान कैसे चेंज करती है, तो इसके अच्छा स्थानांतर होता क्यों होता है, तापांतर के कारण, क्योंकि एक जगह का ज़्यादा ताप रहेगा, एक जगह कम तो होगा ही होगा। अब इसकी 3 विधियाँ है, चालन है, विकिरण है और संवहन है। चालन आपको पता ही होगा कि संपर्क द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे लोहे की एक छड़ है, ये गरमाएंगे तो ये भी गर्म हो जाएगा, एक अणु दूसरे अणु को, दूसरा और तीसरे को, तीसरा और चौथे को गर्म करता जाता है, धीरे धीरे यहाँ पहुँच जाता है। ओके, हाँ, इसमें उदाहरण है कि गैस पर खाना बनाना, कार का शीतल ईंधन, मग में गर्म काफ़ी आदि सब है। विकिरण में क्या, आपको सीधा ये समझना है कि ऐसे होता है। विकिरण में क्या होता है कि बीच में कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती, आप यहाँ जलाएंगे आपको यहाँ पर सीधा हीट मिल जाएगा। जैसे सूर्य भगवान और पृथ्वी के बीच में तो निर्वात है ना, फिर भी विकिरण से आ जाती है हीट, तो इसमें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई अणु नहीं, डायरेक्ट आता है। और संवहन में क्या होता है कि इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि दुनिया भर के अणु, तो चालन में क्या है कि अपने पास वाले को दे दे के ऐसे बढ़ रहा था। इसमें ऐसा नहीं है, अगर ए गर्म होगा तो ये तुरंत ऊपर चला जाएगा, भाग जाएगा, और फिर ए वाला अणु नीचे आ जाएगा, फिर ए वाला गर्म हो जाएगा तो फिर ऊपर भाग जाएगा इसके, फिर ए वाला ऐसे आ जाएगा। इसीलिए पानी देखते हैं जब गर्माते हैं तो ये सब ऐसे ऐसे भागते रहते हैं, और जब जल्दी से भागने लगते हैं तो वही पानी खौलने लगता है। तो ऐसे देखेंगे पानी बीच में से ऐसे आने लगता है, बीच में से ऐसे होने लगता है कि बीच वाला ऊपर जाएगा, फिर इधर वाला ऐसे आएगा, तो ऐसे ऐसे तो बीच में से देखेंगे ऐसे निकलने लगता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए उदाहरण दिया कि पराबैंगनी किरणें, वाईफाई सिग्नल, रिमोट कंट्रोल, सूर्य की किरणें, ये सब विकिरण है। जबकि गर्म पानी, सागर की रहलें, घरों के रेडिएटर, समुद्री हवाएं, वायुमंडलीय परिसंचरण, रेगिस्तान का दिन में अधिक गर्म तथा रात में अधिक ठंडा होना, संवहन का है। तब को समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी तबीयत डाउन है। देखिए ऊष्मागतिकी क्या होता है, तो ऊष्मागतिकी में हम लोग पढ़ते हैं कि ऊष्मा तथा यांत्रिक ऊर्जा के बीच में संबंध है। इसी को ऊष्मा तथा यांत्रिक ऊर्जा के बीच के संबंध के अध्ययन को ही हम लोग ऊष्मागतिकी कहते हैं। ऊष्मागतिकीय निकाय क्या होता है, तो अणु तथा परमाणु से मिलकर एक निकाय बनता है, उसी को जिसमें एक निश्चित दाब और आयतन होता है और ताप होता है, उसी जिसमें ये तीनों पाए जाते हैं उसी को ऊष्मागतिकीय निकाय कहते हैं। इसका फार्मूला होता है कि P बराबर म्यू आर टी, ठीक है, P बराबर म्यू आर टी। अब देखिए ये क्या दिया है, तो ऐसे ही बना दिया है, ये शून्यांकी का नियम है। अभी बता देता हूँ आपको। शून्यांकी नियम में क्या होता है कि शून्यांकी नियम प्रतिपादन फाउलर ने किया था 1931 में। उन्होंने सीधा बताया था कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 3 वस्तु है, ये मान लीजिए कि ए वस्तु है, ए बी वस्तु है, या कोई वस्तु नंबर सी है, ठीक है। अगर इसको सटा के अगर रख दीजिए, इसका मान लीजिए कि 10 है, इसका 20 है और इसका कुछ है, मान लीजिए कि आपका 8 है। ओके, तो 7 में मान लेता हूँ, 7 है या 9 मान लेता हूँ, ज़्यादा समझने में आसानी रहेगी, ठीक है, 9 है। तो अगर बोले थे कि अगर ये तीनों को अगर आप मिला के रख लेंगे तो तीनों साम्य अवस्था में हो जाएगा, मतलब तीनों का ताप बराबर हो जाएगा। जैसे इसमें से कुछ घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, जैसे मान लीजिए कि 1 3 13, तो इसमें से जैसे मान लीजिए कि ये 39 है ना, 39 में 3 से भाग कर देता हूँ, 1 3 13 होगा ना। तो इसमें से क्या है कि इसमें से 4 इसको मिल जाएगा और इसमें से 3 इसको मिल जाएगा। तो 4 3 7 7 इसमें से घट गया, तो ये भी 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा और ये भी 13 हो जाएगा।
तो ऐसा इन्होंने बताया था कि अगर तीन अलग अलग वस्तु में ताप है, इसका कुछ और हो, इसका कुछ और हो, इसका भी कुछ और हो, तीनों को अगर रखा जाए तो तीनों साम्यावस्था में आ जाएगी। यही शून्यांकी नियम है। ठीक है, अभी तो आप लोग को ये बहुत आसान लग रहा हो, जब इसका खोज नहीं हुआ था ना तब ये बातें किसी को पता नहीं थी। तो उसी को दिया है कि ये तीन वस्तुएं हैं, अगर इनको आपस में कनेक्ट करके रख दिया जाए तो हो जाएगा। उसी को यहाँ पर लिखा है, उसी को समझाया हुआ है। अब प्रथम नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम क्या कहते हैं, देखिए पहले यही दोनों थे, बाद में ये आ गया तो उसे शून्यांकी नियम कर दिया गया। इन्होंने कहा था कि अगर किसी वस्तु को हम लोग क्यू ऊष्मा देते हैं तो ये पूरा क्यू ऊष्मा उससे आप काम नहीं कर सकते। कुछ ऊष्मा तो उसका यांत्रिक ऊर्जा में वृद्धि करने में खर्च हो जाता है, और जो बच जाता है उससे हम लोग कार्य करते हैं। तो अगर दोनों को अगर आप ऐड करेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा को वृद्धि करने वाली ऊर्जा तथा कार्य वाली ऊर्जा, तब आपको आएगी कुल ऊष्मा। ठीक है, कि कितना हम दिए, तो क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ऐसे ही इस सिद्धांत में ऊर्जा संरक्षण का पर आधारित है, मतलब कि ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, भले रूप बदल सकता है। तो ये प्रथम नियम किस पे आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द्वितीय नियम क्या है, तो उन्होंने कहा था कि ऊर्जा का संपूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन असंभव है, कुछ न कुछ ह्रास हो जाता है। उन्होंने कहा था कि संपूर्ण ऊर्जा को आप चाहें कि पूरा ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में बदलें, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इन सब चीज़ों में, या पूरा ऊर्जा से काम कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ न कुछ ऊर्जा का हरासमेंट हो ही जाता है। तो केल्विन प्लांक जी ने भी यही बताया था कि ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तित करना असंभव है, और क्लासियस जी ने भी यही बताया था कि बिना ऊर्जा स्रोत की सहायता से ऊष्मा को शीतल वस्तु से लेकर तप्त वस्तु में स्थानांतरण असंभव है। सॉरी, इन्होंने कुछ और बता दिया था, मतलब दूसरी चीज़ बताई थी कि बिना ऊर्जा स्रोत की सहायता से, अगर कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो ऊष्मा को शीतल वस्तु से लेकर तप्त वस्तु में स्थानांतरण असंभव है। ओके, तो ये था हम लोग का ऊष्मा चैप्टर, और आपका ऊष्मा चैप्टर खत्म हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे आवर्त एवं तरंग गति, फिर हम लोग चले जाएंगे विद्युत पे। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।